हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा दार्शनिक है अरस्तु। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है व्यक्ति परिचय। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक तथा राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु न केवल राजनीति विज्ञान की ज्ञाता है बल्कि जीव विज्ञान के भी जनक है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत अनेक अनुदारवादी मान्यताएं भले ही दृष्टिगोचर होती है, परंतु यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में उनके विचार प्लेटो के राजनीतिक विचार से अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु आगमनात्मक पत्ति के साथ साथ राज्य की उत्पत्ति और शासन के वर्गीकरण का विषय महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक शासन व्यवस्थित अध्ययन भी किया है, तभी इन्हें तुलनात्मक शासन का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु की रचनाएं। अरस्तु ने अपनी रचनाएं प्लेटो की तरह समाज शैली में न लिखकर नियात्मक शैली में लिखी है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को साहित्यिक नाट्यिकता मुक्त कराया। अरस्तु के द्वारा बहुत से ग्रंथों की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु 350 से लेकर 400 तक आसपास ग्रंथों की रचना की है। अरस्तु की समस्त ग्रंथों की ऑक्सफोर्ड विद्यालय में 12 भागों में प्रकाशित किया गया है। तो पहला है पॉलिटिक्स। अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप वाली रचना पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स से महत्व का अंदाजा इसी बात लगाया जा सकता है कि आज भी यह राजनीतिक दर्शन की प्रेरणा का स्रोत बानी है। अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स भावनाएं कल्पना पर आधारित न होकर व्यवहारिक और यथार्थवादी विचारों से ओतप्रोत है। जेलर महोदय कहना है कि अरस्तु के पॉलिटिक्स प्राचीन काल से हमें ज्ञान प्राप्त होने वाली अधिक से सर्वाधिक मूल्यवान निधि है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण योगदान है। वही बारकर महोदय ने इसे राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य कहा है। ऑन द सॉल अरस्तु अपनी इस पुस्तक में आत्मा के देहांतरण और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इस महत्वपूर्ण पुस्तक में अरस्तु ने दुनिया के लगभग अधिक देशों के संविधानों की तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है। मेटाफिजिक्स आचरण संबंधी ग्रंथ निकोमेसन आचरण संबंधी सिद्धांत का वर्णन इसमें करता है। देख लीजिए, ये कुछ आपका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब बोल रहा है अरस्तु की अध्ययन पत्ति। अरस्तु द्वारा आगात्मक स्वदृश अनुशात्मक विश्लेषणात्मक आदि पत्तियों का प्रयोग किया गया है। आगात्मक पत्ति के प्रतिपादक अरस्तु ही माने जाते हैं। इस पत्ति में अंतर्गत तत्वों का संग्रह किया जाता है। इन संग्रहित तत्वों के बीच तुलना की जाती है। इन तुलनात्मक अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। दूसरे शब्दों में आगात्मक पत्ति एक वैज्ञानिक पत्ति है जिसमें विशिष्ट तत्वों को सामान्य तत्वों और सिद्धांतों की ओर बढ़ा जाता है। इस पत्ति में अंतर्गत प्रक्रियात्मक परीक्षात्मक ऐतिहासिक तुलनात्मक परिणामों का अनुसरण किया जाता है। यहाँ जानकारी के लिए सर्च करना जरूरी है कि अरस्तु के अलावा लोक, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, बकल, सर हेनरी मैन आदि ने इस पत्ति का प्रयोग किया है। अरस्तु द्वारा ददात्मक पत्ति भी अपनाया गया है जो कि प्लेटो के अध्ययन पत्ति की खास विशेषता है। हम जानते हैं कि ददात्मक पत्ति में तर्क वितर्क सत्य की अन्वेषण किया जाता है। अरस्तु की पत्ति स्वदेशीय पत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस पत्ति मानना है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अंतिम रूप प्राप्त करना चाहता है, अर्थात पदार्थ अपने स्वरूप की ओर गतिमान रहता है। इसलिए पदार्थ के स्वरूप को ध्यान देना आवश्यक है, तभी वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। अरस्तु ने इस पत्ति के आधार पर बताया कि ग्राम का अंतिम स्वरूप राज है, इसलिए राज के पूर्ण अध्ययन के लिए ग्राम के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। अरस्तु के अध्ययन पत्तियों में विश्लेषणात्मक पत्ति का भी महत्व है। विश्लेषणात्मक पत्ति के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक रचना पॉलिटिक्स मुख्यतः विश्लेषणात्मक पत्ति पर आधारित है। विश्लेषणात्मक पत्ति की ओर ज्यादा सर्च करने के लिए कहा है। जा सकता है वो एक मिनट जा सकता है वस्तुओं को उसके विभिन्न निर्माणकारी अंगों के बांटकर उसका अध्ययन करना विश्लेषणात्मक पत्ति है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है अरस्तु ने राज्य के पूर्ण अध्ययन के लिए परिवार और गांव जैसे राज्यों की अंगीकरण विश्लेषण किया है। उपयुक्त संक्षिप्त विश्लेषण यह सब होता है। अरस्तु ने यथार्थवादी वैज्ञानिक व्यवहारवादी अध्ययन पत्ति का सहारा लिया है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप का ध्यान निरीक्षण वर्गीकरण तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर किया है। प्लेटो अरस्तु की पत्तियों की तुलना। प्लेटो की शैली कर्मात्मक, कलात्मक, आदर्शमक और कलात्मक और साहित्यिक है, जबकि अरस्तु की शैली वैज्ञानिक, व्यवहारिक, आध्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। प्लेटो के लिए निरीक्षण परीक्षण आदि कोई महत्व नहीं रखता है, जबकि अरस्तु विचारों में निरीक्षण और परीक्षण जैसी उत्पत्ति है।
प्लेटो के प्रति निगात्मक और जबकि अरस्तु प्रति आगात्मक है। प्लेटो अपने पूरे दर्शन में ऐसी दार्शनिक भटकता दिखता है जो अति मानव की खोज है, जबकि अरस्तु यथार्थ के धरातल पर ऐसे वैज्ञानिक रूप में दिखता है जो अति विज्ञान का अनुसरण करता है। प्लेटो राजनीतिक नैतिकता को शामिल किया जाता है, दोनों को एक ही माना, जबकि अरस्तु के राजनीतिक शास्त्र और नीतिशास्त्र से अलग अलग विषय हैं। प्लेटो और अरस्तु की पत्ती तुलना। प्लेटो की शैली काव्यात्मक, कलात्मक, आदर्शात्मक और कलात्मक साहित्य है, जबकि अरस्तु शैली वैज्ञानिक, व्यवहारिक, गद्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। प्लेटो के लिए निरीक्षण परीक्षण आदि कोई महत्व नहीं रखता है, जबकि अरस्तु के विचारों का आधार निरीक्षण और परीक्षण जैसी पत्ती है। प्लेटो की पत्ती निगात्मक, जबकि अरस्तु की पत्ती आगात्मक है। प्लेटो अपने दूरदर्शन के लिए ऐसे दार्शनिक रूप में भटकता है जिसमें अति मानव खोज है, जबकि अरस्तु यथार्थ के धरातल पर कोई ऐसे वैज्ञानिक के रूप में दिखता है जो अति विज्ञान के अनुसरण का चाहता है। प्लेटो राजनीति की नैतिकता को शामिल किया है, दोनों ही एक ही माना है, जबकि अरस्तु के राजनीतिक शास्त्र और नीतिशास्त्र अलग अलग विषय माना है। अरस्तु के महत्वपूर्ण कथन। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, पति पत्नी मित्र रहना चाहिए, हालांकि पत्नी का स्थान पति के बाद आता है। क्रांतिक जन्म असमानता के लिए होता है। शरीर के अलग होने पर दास स्वामिक शरीर अंग है। व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में संपत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए व्यक्तित्व संपत्ति का अति आवश्यक है। राज्य और सरकार अलग अलग न होकर एक ही है। कानूनहीनता उसी प्रकार अगल रूप में आती है जिस प्रकार छोटे छोटे विभाग प्राप्त होते हैं, उसका ज्ञान नहीं होता है, धीरे धीरे संपूर्ण पूंजी को समाप्त कर देते हैं। कानून समस्त वासनाओं को मुक्त विवेक है। कानून ईश्वर और विवेक की भविष्यवाणी है। नागरिक वही है जो राज्य की विधान और कार्यपालिका संबंधी कार्य को भागीदारी हो। परिवार उन साधनों के समूह नाम जिनका उपयोग परिवार और राज्य में होता है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है जिसमें व्यक्ति के निर्माण में सहयोग और सेवा के प्राप्त किया जाता है। दास प्रथा का अतिआवश्यक लाभदायक है। कुछ विद्वानों प्रमुख विचार एक नज़र में। कैटलिन कहता है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। बार्कर का कहना है कि पूरे यूरोपीय राजनीतिक जगत की सबसे बड़ी देन संविधानवाद और अरस्तु का एक उपहार है। मैक्सी का कहना है अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। मैक्सी का कहना है प्लेटो राजनीतिक दर्शन के आदर्शवादियों, स्वप्नदर्शियों, क्रांतिकारियों, कल्पनावादियों का पिता, अरस्तु आदर्शवादियों, वैज्ञानिक, व्यवहारियों और उपयुक्तवादियों का जनक है। अरस्तु का मानना है कि अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है। वर्गस का कहना है अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मक और संख्यात्मक नहीं है। जेलर के विचार अरस्तु के पॉलिटिक्स प्राचीन काल से हमें ज्ञान प्राप्त करने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है जो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण योगदान है। डीजे एलन का कथन है प्लेटो का न्याय एक दूसरे के कार्यों हस्तक्षेप, जबकि अरस्तु का न्याय योग्यता का माप है। अरस्तु की राज्य संबंधी धारणा डनिंग का कथन है राज्य एक संघ है, मानव का एक संघ है और सर्वोच्च प्रकार का संघ है। अरस्तु की दासता संबंधी सिद्धांत संबंध में मैकुलन कहना है कि राज्य की शीर्ष आर्थिक स्थिति कोई सही आर्थिक योजना होनी चाहिए, ना कि कुछ लोगों का शोषण, श्रम का बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। अरस्तु का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के भांति अरस्तु भी न्याय का महत्वपूर्ण मानता है, परंतु प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की धारणा अरस्तु के न्याय मेल नहीं खाता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति तमाम नैतिक गुण और सद्गुण का व्यवहारिक रूप न्याय है। शब्दों में न्याय यह कहा जा सकता है कि मानवीय सद्गुण कार्य आचरण की प्रदर्शित होता है और वह न्याय के नाम जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ईमानदारी होना सद्गुण है और जबकि व्यक्ति दूसरे के साथ ईमानदार का व्यवहार करता है वह ईमानदारी व्यवहारिक रूप न्याय हो जाता है। इस प्रकार न्याय नैतिक गुण यानी सद्गुण से श्रेष्ठ है। अरस्तु कहना है राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के बीच एकता बनाए रखने के लिए न्याय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्याय कारण ही हम सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित आदि का निर्धारण करते हैं। अरस्तु के स्वरूप में न्याय स्वरूप को स्पष्ट करने के दो भागों में पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय। पूर्ण न्याय तमाम सद्गुणों का योग और योग पूर्ण न्याय है। पूर्ण न्याय व्यक्तिगत और कम सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा महत्व है, जबकि व्यक्ति भलाई के यानी कल्याण के लिए साथ साथ पूरे समाज की भलाई करता है और वहाँ पूर्ण न्याय की झलक मिलती है। पूर्ण न्याय नैतिकता का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिनके कारण व्यक्ति के सामाजिक हित में कामना करता है। सार रूप से कानून और नैतिकता का परिपूर्ण आचरण करना पूर्ण न्याय है। अरस्तु की नज़र में कानून, नैतिकता, सद्गुण तीनों एक दूसरे से परिवाची है। नैतिकता का सद्गुण व्यक्ति की आंतरिक विशेषता और जब यह वहाँ जीवन प्रचलित होता है तो उसे न्याय कहा जाता है। जहाँ उल्लेखनीय है कि पूर्ण न्याय केवल आदर्श राज्य और नैतिक समुदाय से संभव है। विशिष्ट न्याय। अरस्तु के मतानुसार विशिष्ट न्याय पूर्ण न्याय का एक भाग है जिसका संबंध विशेष प्रकार कल्याण और भलाई के लिए होता है। विशिष्ट न्याय नैतिक आचरण और समानता का व्यवहार समाहित है। विशिष्ट न्याय में व्यक्तियों के बीच उचित और अनुचित व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। विशिष्ट न्याय का स्वरूप सापेक्षिक यानी अनुपातिक होता है, जिसमें योग्यतानुसार पदों का वितरण होता है। उन पदों में क्षेत्राधिकार सुनिश्चित होता है। विशिष्ट न्याय और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए बार्कर द्वारा विशिष्ट न्याय के लिए परिभाषा दोहराया जा सकता है कि विशिष्ट न्याय समान व्यक्तियों के समुदाय का वह गुण है जो एक ही तो अपने सदस्यों को योग्यतानुसार एक पुरस्कार
प्रदान करता है। दूसरी ओर एक सदस्य को दूसरे सदस्य के क्षेत्राधिकार को बिना अधिकार प्रवेश को रोक सकता है। संक्षिप्त में विशिष्ट न्याय हर व्यक्ति के क्षेत्राधिकार का सुरक्षा प्रदान करता है और समुदाय के प्रति उसकी देन अनुसार समुचित पद पर प्रतिष्ठा करता है। पूर्ण न्याय और विशिष्ट न्याय में अंतर। पूर्ण न्याय के व्यक्ति के तमाम अच्छाइयों और सद्गुणों का योग माना जाता है, जबकि विशिष्ट न्याय सद्गुण का एक पहला माना जाता है। और पूर्ण न्याय का क्षेत्राधिकार बहुत ही व्यापक है, इसके अंदर मनुष्य की तमाम अच्छाइयाँ यानी सद्गुण समाहित है, जबकि विशिष्ट न्याय क्षेत्र पूर्ण न्याय की तुलना में कम है। विशिष्ट न्याय सद्गुण की केवल उस महलों का सूचक है जिसके कारण मानवीय संबंधी यथोचित व्यवहार को देखने को मिलता है। पूर्ण न्याय मुख्यतः नैतिक सद्गुण का आधारित है, जबकि विशिष्ट न्याय समय और औचित्य और समानता आधारित है। विशिष्ट न्याय में स्वरूप में ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक का नाम है वितरणात्मक न्याय और शुद्धात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में राज्य के पदों, लाभों, उपाधियों, पुरस्कारों, योग्यता और दक्षता के आधार पर नागरिकों के बीच वितरण किया जाता है। तो ऐसे न्याय की वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। सबसे की वितरणात्मक न्याय के संबंध राज्य के पदों और पुरस्कारों के वितरण है। शुद्धात्मक न्याय व्यक्ति के अधिकारों का संबंधित है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि की रक्षा करना है। अरस्तू के अनुसार न्याय का यह स्वरूप व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों समानता के आधार पर विस्थापित करता है। शुद्धात्मक न्याय शोधक न्याय के नाम जाना जाता है। दो प्रकार कार्यों से संबंधित है। एक प्रकार कार्य है समझौता और मुआवजा। शुद्धात्मक न्याय एक दो पक्षों के बीच समझौते शर्तों को किसी के पक्ष में तोड़े जाने पर पुनः लागू करता है। दूसरी ओर समझौते के किसी पक्ष में द्वारा क्षति को समाप्त करने के लिए इसे पूर्ण परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, इसे क्षतिपूर्ति हो सके। समझौते पूर्व स्थिति को कायम किया जा सकता है। सार रूप से कहा जा सकता है कि शुद्धात्मक न्याय नागरिक जीवन के सुधार से संबंधित है। अरस्तू ने प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा संतर। प्लेटो के तमाम राजनीतिक विचारों में उसका न्याय संबंधी सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका प्रिय शिष्य अरस्तू भी न्याय संबंधी अपना विचार देता है, इसलिए अरस्तू प्लेटो न्याय संबंधी धारणा अंतर करना आवश्यक है। अरस्तू और प्लेटो दोनों एक न्याय संबंधी धारणा को अंतर करने सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि प्लेटो प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदर्शवादी न्याय रिपब्लिक है न्याय सिद्धांत है। प्लेटो के चिंतन में केंद्र बिंदु न्याय है, उसके तमाम राजनीतिक दर्शन में आधार पर स्तंभ ही न्याय है, जबकि अरस्तू के चिंतन में न्याय एक मात्र पहलू है जिसके चर्चा अरस्तू अपने राजनीतिक सिद्धांत में परिवर्तन के रूप कर्म करता है। इस प्रकार सबसे है कि प्लेटो जितना न्याय को महत्व देता है उतना अरस्तू द्वारा न्याय को महत्व प्रदान नहीं किया गया है। दूसरे प्लेटो में मानवीय गुणों में अनुसार कार्यों का संपादन तो गैर कार्यों में हस्तक्षेप है, जबकि अरस्तू का न्याय एक और तमाम सद्गुणों योग पूर्ण व दूसरी ओर राज्य के प्रति देन है, अनुपात राजकीय पद, सम्मान, पुरस्कार पाना है। तीसरे प्लेटो का न्याय इस बात से जोर देता है कि हर व्यक्ति के पास मानवीय आत्मा तीन तत्वों का एक तत्व प्रधानता होती है। व्यक्ति का कर्तव्य उन तत्वों के अनुसार कार्यों का संपन्न करे, अर्थात प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तू के न्याय संबंधी धारणा अधिकार मूलक कहा जाता है, क्योंकि उसने न्याय का मतलब अधिकार से भी लगाया है, यानी अरस्तू का न्याय अधिकार प्राप्त करने संबंधित है। चौथे, प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, जबकि अरस्तू ने अपने न्याय सिद्धांत का उल्लंघन दो उपगरों में किया गया है। पांचवें, प्लेटो का न्याय मानवीय आत्मा जुड़ा हुआ है, अर्थात प्लेटो का न्याय मानव के अंत स्तर और एक मूल विशेषता है, जबकि अरस्तू का न्याय मानवीय जीवन के वहाँ कार्यों के संबंधित है।